हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने ध्याय आईएएस है और आपका दृष्टि आईएएस के पीसीएस के टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। अब पीसीएस वाला तो चला गया जुलाई में, है ना। तो उसके पहले आपका यूपीएससी जो 26 मई को लगा है, कब लगा है, और 26 मई को जो होना है आपका, इसके लिए आपने लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें क्या समझ में आएगा कि आपके क्वेश्चंस किसी भी कोचिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब कहीं से कुछ नहीं फंस रहा था, सारे कोचिंग वाले परेशान हो गए थे। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आए थे। एनसीईआरटी से ऐसी जगह से आए थे जैसे क्लास 6 हो गया, क्लास 8 हो गया, मतलब बीच बीच से अगर जो बारीकी से उसको रीड किया हुआ था तो उनको वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे थे। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि फैक्चुअल थे, टोटल लैंग्वेज पे डिपेंडेंट थे, और जो एकदम से बहुत ही बारीकी से उसको स्टडी किया हुआ था वो क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। तो इसलिए मैं इस बार आपको दृष्टि मतलब एनसीईआरटी सॉल्व कराना चाहता हूँ। एनसीईआरटी जब तक देखो संडे सैटरडे मॉक टेस्ट करा देंगे दृष्टि वाले, फुल लेंथ वाले, और उसके बाद ये जितना भी एनसीईआरटी कवर हो जाए, मोस्टली कोशिश रहेगी 1 महीने के अंदर मैं आपको 6 से लेकर 12 तक, 6 to 12 तक आपका एनसीईआरटी कवर करा दूं, है ना। तो इसमें सारे जितनी फोकस रहेगा, जो रहेगा जी तो उसको स्किप कर देंगे जब टाइम दिखेगा कम, तो नहीं तो 11-12 का कंपलसरी, बट हम यहाँ 6 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू से ही चलाएंगे। तो जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ और आप देखिएगा एनसीईआरटी की क्लास। हाँ, ये हम बाइलिंगुअल्स यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको किसी की दोनों लोग को दिक्कत ना हो और समझ में आए सभी लोगों को सारी चीज़ें। तो इसको हम बाइलिंगुअल यूज करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश का भी करेंगे, मतलब बस यहाँ पे क्या है, समझाने का तरीका है वो आप हिंदी इंग्लिश, और लैंग्वेज जो आपकी एक माध्यम होती है उससे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी या इंग्लिश, बट आप क्लियरली आराम से देखते चलेगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हमारे अतीत, मतलब अवर पास्ट, ठीक है, और कक्षा 6 की ये फर्स्ट है। देखते हैं क्या इसमें, ये राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी का ही फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को हम लोग देखने जा रहे हैं, और क्लास 6 का ये कुछ नहीं है जो काम का रहेगा। हाँ, यहाँ पे आमुख देख लेंगे क्या है, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से और 1986 दोनों को मिला के बाल केंद्रित थी इसमें, और ये 2020 वाली जो आई 19-20 की, इसमें क्या किया कि बाहरी चीज़ों से बच्चों को जोड़ के ज्ञान को समझाना रहता है ना। ये नहीं कि उसके बाद कोविड-19 महामारी आया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसमें क्या किया गया कि बच्चों के ऊपर जो भारी भारी बैग लेके जा रहे थे ना, उनका वेट कम करना, बोझ को कम करना है, तो अनिवार्य किया गया था। और हाँ, इसमें भी वही था कि बाहरी चीज़ों से इनको जोड़ के रखें, बच्चों को पूरा स्कूल का ज्ञान नहीं, आप उनको बताएं, मतलब रियलिटी से जोड़ के चलना था। ये उद्देश्य का रहती है प्रस्तावना, जो प्रेम्बल्स रहती है, इसको जरूरी रहता है हर ये एनसीईआरटी की बुक में। सबसे अच्छा बात ये रहती है कि हर एनसीईआरटी की बुक में आपको ये लिखा मिलेगा फर्स्ट ही पेज पे, क्या, भारत का संविधान ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब उद्देश्य का, हम जिसको प्रेम्बल्स की बात करेंगे, क्या लिखा रहता है इसमें, लेके हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत को एक कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, है ना, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब तो न्याय की कितने तरीके की बात होगी, क्वेश्चन अब ये मत समझना कि इसको आप पढ़ रहे कुछ नहीं है, नहीं, सीधा सा क्वेश्चन यही मिल रहा है। कितने तरीके के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की भी बात की जाती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपका देखो हिंदी में हो गया था। अगर आप इसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इंग्लिश की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी आसान लिखी रहती है, उसमें सीधा सीधी चीज़ें रहती है। अब हिंदी में आप देख रहे हैं कि आत्मपर्मित, अंगीकृत, पता नहीं अजीब से बढ़ रहा थे। इंग्लिश में सीधा सिंपल से बोल सकते हैं, विद द पीपल्स ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमेटरी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and the secure to all
इट्स सिटीजन्स। तो हम सारे सिटीजन्स को सिक्योर कर दे। क्या सिक्योर करते? न्याय के लिए न्याय 3 टाइप्स के। आपके जस्टिस कितने टाइप का है? 3 टाइप का या सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। फिर हम लिबर्टी की बात करते हैं, उदारता की, है ना। तो वो क्या आपका लिबर्टी ऑफ थ्रो एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आपका लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, है ना, उपासना की। फिर फेथरनिटी की बात करते हैं, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। हम भारत की क्या प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त करने में, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में सुनिश्चित करते हैं, है ना। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 टू हैवी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बस यही हमको अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ये था इंग्लिश वाला। आप इंग्लिश में बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं उसको भी देखते हैं। कुछ नहीं, जल्दबाजी में देखो 5 मिनट देना चाहिए स्टार्टिंग की चीज़ों को। क्या लिखा है देखो, जैसे प्रस्तावना क्या है, पूरे संविधान का उसने निचोड़ एक टाइप से हम कह सकते हैं ना, उसी से आइडिया लग जाता है क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही इसको भी कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले आपको देख लेना चाहिए क्या चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, एकदम से डायरेक्ट नहीं पहुँच जाना। हाँ, ये अभी काम के नहीं। हम चैप्टर्स के नाम देखते हैं। ये हमारे विषय सूची है, मतलब सब्जेक्ट इंडेक्स है। क्या लिखा है? पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यक्रम का पुनर्संयोजन क्यों पढ़ें हम इतिहास। आप बताइए इतिहास को क्यों पढ़ना रहता है। पहला चैप्टर जिसमें लिखा है कि प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब जो क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, तो हमें इसको देखना है ना। इंट्रोडक्शंस में जो आपका रहेगा क्या रहेगा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो ये सारी चीज़ें देखनी। सेकंड चैप्टर रहेगा आखिर खास संग्रह से भोजन उत्पादक, है ना, फ्रॉम हंटिंग्स गैदरिंग टू ग्रोइंग्स फूड, कैसे इकट्ठे कर रहे हैं खाने को, कैसे शिकार कर रहे हैं। आरंभिक नगर को देखेंगे ना, इन द रिफ्लिश्ड सिटीज़ को देख लेंगे, अर्लीस्ट सिटीज़ को देखेंगे कैसी थी, क्या बताती हैं हमें ये किताबें और कब्रें। कुछ जो चैप्टर नंबर 4 था तो क्या बताती है, वाट बुक्स एंड द वोरियल्स टेल्स अस। नेक्स्ट 5 नंबर पे देखेंगे राज, राजा और एक प्राचीन गणराज, है ना। तो किंगडम्स, किंग्स कैसे थे एंड द अर्ली रिपब्लिक कैसा था, पहले का गणराज कैसा था वो देखने। नए प्रश्न, नए विचार देखना है, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, कैसे कैसे थॉट आते थे, क्या क्या प्रश्न आ रहे थे। राज्य से साम्राज्य चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे ना। फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर्स को देखना है। गांव, शहर और व्यापार, विलेज, टाउन्स एंड ट्रेड को भी देखना है। नए साम्राज्य और राज्य भी देखेंगे। न्यू एम्पायर्स एंड द किंगडम्स देखेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें भी देखेंगे ना। बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स एंड बुक्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। और चैप्टर फर्स्ट इसमें देखेंगे। आगे बढ़ाते क्या, परिभाषा दिए गए देखो इसमें, और स्रोत दिए गए, अतिरिक्त चीज़ें हैं, उपयोगी शब्द क्या क्या हैं वो दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी रहती हैं, कल्पना करो भी रहेगा, आओ याद करें, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें, ये सारी चीज़ें हर चैप्टर्स में दी रहती हैं। तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा किसी के बारे में बताएंगे ना। प्रत्येक अध्याय में तुम्हारा परिचय एक बालक या बाल का दौरा कराया गया होगा। उसमें एक कहानी रहती है कि कोई कहेंगे कि एक लड़का है या लड़की है, उसके ऊपर एक कहानी, वो उस गाँव में रहते थे। कहीं मोस्टली आपकी साउथ की कहानियाँ रहेंगी, केरल में रहता था या असम में रहते थे, कैसे वो स्कूल जाते थे, ये सारी कहानी रहती। प्रत्येक अध्याय में कई विभागों में बांटा गया होगा। हाँ, इनको विभागों में भी बांटा गया। इन विभागों को पढ़ने पर इस आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत करो। हाँ, तो ये समझ लें जब भी अगले चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ पे लिंक रहता है एक के बाद एक को ना। ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, तो रीड, डिस्कस एंड द अंडरस्टूड ईच सेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट। हम पहले इसको पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है, इन्हीं के आधार पर इतिहासकार लिखते हैं कि ध्यान से पढ़कर इनमें प्रश्नों का करना। तो ये उपयोगी शब्द भी रहेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें ये आपकी थी। तो ये आपका इंडेक्स हो गया। चलिए और चैप्टर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है आपका प्रारंभिक कथन, मतलब चैप्टर नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो
मैं एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल्स यूज कर रहा हूँ। और आप लोग जो भी है, एनसीईआरटी देखो कंपलसरी है यूपीएससी के लिए 2025 जिसको देना है, 26 देना उनके लिए भी कंपलसरी है। और यहाँ पे 24 वालों के लिए तो एक बार देखा होगा ना, पिछली बार का 2023 का पेपर देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना क्लास 6 क्लास 8 के एनसीईआरटी से मिले। तो एक एक चैप्टर देखते हैं। इसमें ये रसीदा का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह पर एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की है। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, तो हमें इन चीज़ों को सोच के करना है। कैसे पता चलता है? तो रसीदा सेड द रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, हाँ तो आप समझ गए होंगे। सडनली हर द आइज फेल ऑन द स्मॉल सैड लाइन्स ऑन, मतलब ये जो आपका लिखा था इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो देख तो इतना अंडरस्टूड है, कोई नो प्रॉब्लम। कैसे पता लगाएं? तो उसको पता लगाने के लिए क्या था इसमें, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, सिंपल सा टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल देखो कोचिंग वाले भी देते हैं छोटे छोटे, हाँ यही बेस है पकड़ के लिए। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे हाँ उस समय की स्मृति याद हो, मतलब उसी टाइम का हो, कुछ उनके सामने वो दुर्घटना घटी हो ना, जैसे बुजुर्ग होते हैं घर में, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था एक कैसे जाना जा सकता है। मतलब 10-5 साल पुराने साल तुम अंग्रेजों की जमाने की कहानी पूछ रहे तो आपके घर में अगर 90-95 साल के दादाजी होंगे वो बता देंगे, थोड़ा बहुत याद होगा। बट अगर आप और इतिहास की पुरानी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वो पता ही चलेंगे। तो फाइंडिंग आउट द हैपेनेंट क्या होता है, स्टडी हु कुड लिसन टू द रेडियो विच द टेलीविजन एंड द न्यूज़ पेपर्स। ये नॉर्मल सी बात थी, कुछ इसको इंग्लिश और हिंदी में करने की जरूरत नहीं थी, आप समझ सकते। लाइटर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो कुछ सालों का आप पुराना याद कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले क्या होता है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हम इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं वो देखना है। तो व्हाट कैन बी नाउ अबाउट द पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अतीत के बारे में लिखा है, देखिए यहाँ ब्रश का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रीडिंग करा रहे हैं। अतीत के बारे में चलिए सेटिंग को देखते हैं, थोड़ा करा देते, नहीं कहेंगे कि असर कर। तो अतीत के बारे में हमें देखना है कि व्हाट कैन वी नाउ अबाउट द पास्ट के बारे में कैसा होता। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे ना, कैसे कपड़े पहनते थे ना, तो हम जान सकते हैं देयर आर सेवरल थिंग्स कैन बी फाइंड आउट ना। व्हाट पीपल से एट, क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ द क्लॉथ्स, क्या पहनते थे, दे वर द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, और कहाँ पे वो रहते थे, कैसे घरों में रहते थे। हम आखेटों के बारे में बात करें, आखेट का मतलब यहाँ पे शिकारियों से होता है कि हम आखेटों को या शिकारियों या पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर विज्ञानों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते। मतलब देखिए वहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोग थे आपके, कौन कौन थे, आर्किटेक्ट तो ही थे है ना, और उसके बाद आपके जो फार्मर्स थे, हार्डर्स थे, हंटर्स थे ना, रूलर्स थे, मर्चेंट्स हैं, पेरिस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड द साइंटिस्ट। इन सब के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी सारी चीज़ें जाननी है। और यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेल सकते हैं ना। तो हम ये भी जान सकते हैं कि अबाउट द गेम चिल्ड्रंस प्लेड, क्या खेलते थे वो समय, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, द स्टोरी दे हैड ना, द प्लेस दे सो, द सॉन्ग, क्या गाते थे, नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे अतीत के बारे में क्या चल। तो देख रहे हो बहुत अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर रहता है। लोग कहाँ रहते थे, तो पहले हमें देखना है कि वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र भी इसमें दिया गया, हम बताएंगे अभी कि नर्मदा नदी का पता लगाओ कि कहाँ पर नर्मदा का, मतलब एक बगल से मैप है उसमें अभी मैप आएगा, बताएंगे। तो कई लाख वर्ष पहले में लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब यहाँ पे होगा कि जो लोग गैदर्ड कर देते ना फूड को, भोजन को इकट्ठा करते, पीपुल्स हु गैदर्ड देयर फूड, ओके, वो लोग जो खाने को इकट्ठा करते थे। जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर मतलब शिकार भी करते, आखिर मतलब यहाँ शिकारी होता तो जानवरों का शिकार भी करते थे। तो सिंपल सा एक इंग्लिश की लाइन में बोलेंगे, पीपल्स हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब नदी के किनारे रहते थे फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, लगभग सालों से रह रहे थे, हजारों सालों से। सम ऑफ द आर्टिस्ट पीपल्स हु लिव्ड हियर आल स्किल्स गैदर्ड, तो उनकी बहुत सारी स्किल्स भी वहाँ डेवलप हुई। दैट इज पीपल हु गैदर्स देयर फूड दे नाउ अबाउट द vast wealth of the plants in the surroundings, okay, forest and the collected roots से fruits and other forest produce for their food, तो वो जंगलों के जो सामान थे अपने खाने के रूप में इकट्ठा करते थे। they also hunted animals, और एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है।
तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं। देखिए मैं इतना एक्सपीरियंस और इतना बड़ा चैनल वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, बट जो मुझे चीज़ें लग रही हैं कहीं ना कहीं आपको फ्री में जो डिलीवर हो जाए, है ना। कोचिंगों में भी जाओगे आप 1.5-2 लाख रुपए फीस देते हैं भैया, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहले उनका यही रहेगा, वो पढ़ाएंगे अपने स्पेशल को नोट से, लेकिन घर से बोल के आएंगे बेटा आज 6 क्लास का एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ के आना। तो कुछ नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे। है जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे कोई मुझे वो नहीं है, आप करिए, अच्छी बात है। और जिनके पास देखो नहीं है फैसिलिटी, तो वो फ्री में एनसीईआरटी भी नहीं खरीद पा रहे कुछ है, तो ये वीडियो बना के हम डाल देते हैं, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें इसमें देखना है, अब हमें देखना है कि नाउ फाइंड द सोलेमन्स एंड द करथर जो हिल्स थी द नॉर्थ ईस्ट में कैसी थी। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पश्चिम और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ थी, हमें अभी वो देखना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जैसे जौ जैसी फसलों का, तो कौन कौन सी फसल थी यहाँ पे, यहाँ पे आपकी 2 फसल हो रही थी। 1 मिनट, यहाँ पे आपकी 2 फसल थी, गेहूं था और जौ, है ना, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्रॉप्स थी वीट एंड वर्ली। तो वीट और वर्ली का ध्यान देना, आप गलत मत करना। वर्ली मतलब आपका हो जाता है जौ, तो वर्ली हो गया और आपका वीट हो गया। ओके, तो ये 2 फसल थी मुख्य यहाँ पे बस। तो और यहाँ पे आराम से इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल, ये देखो ये पशु पूछे जाते हैं आपके, भेड़ बकरी गाय बैल, है ना। तो पीपल्स आल्सो बिगिन रनिंग एनिमल्स द लाइक सीप गॉट एंड कैटल्स एंड लिव इन विलेज। और कहाँ पे रहते थे, इनको पालतू बनाते थे और गांव में रहते थे। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में, अब उत्तर पूर्व कहाँ आएंगे, हम इधर आएंगे, अभी मैप दिखा रहे हैं आपको। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में जो बिंद पहाड़ियों का पता लगाओ। ये सब होमवर्क है, अभी देख रहे हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उपजाया गया, बेस्तान बिंद के उत्तर में स्थित है। तो चावल का क्षेत्र आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था, तो वो क्षेत्र आपका कहाँ है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक लाइन लिखी थी जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ। तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व मतलब 8 years अगो आर लोकेटेड हेयर पीपल्स आर विगन रिंग एनिमल्स लाइक शिप गोट, इन सबको पालना देखा था। गेहूँ की फसल देखी थी, जौ की फसल देखी थी, ये सब आपका था। चलिए मैप देखते हैं थोड़ा सा। तो मैप में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि आपकी तो बस सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ देखना, फिर उत्तर पूर्व में गारो खांसी देखेंगे। सो सुलेमान और किरथर देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रेजेंट के अफगानिस्तान के अंदर में ये आ जाएगा किरथर की पहाड़ियाँ। और हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पे, है ना। और कौन सा था आपका सुलेमान, तो सुलेमान ये देखो ये अफगानिस्तान में, ये तो ये दोनों पूछी जाती हैं आपके क्वेश्चंस। कहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रेजेंट में ये कहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये आपके ये दोनों लोकेट कर जाएंगे। और हम गारो खांसी की बात कर रहे थे, उत्तर पूर्व की बात उन्होंने की थी, तो कहाँ पे आ जाएंगे, वो इधर आ जाएगी आपकी, इसमें नहीं दी गई बट आपकी गारो खासी जनती है यहाँ पे मेघालय में इस साइड में आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों हिल्स थे आपकी। और अगर हम और भी देखना है, आप देख सकते हैं काबुल नदी है, फिर उसके नीचे सुलेमान है, फिर किरथर है। हम यहाँ से रिवर्स की जो 5 नदियाँ हैं, झेलम हो गई आपकी, चिनाव हो गई, राबी है, ब्यास है, सतलज, ये सारी रिवर्स आके यहाँ पे सिंधु की सहायक रिवर्स भी ये कहलाती हैं, आगे सब सिंधु में मिल जाती हैं। और इन्हीं इसमें से जो हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया को जो समझौता हुआ पाक संधि को लेके, मतलब पानी को स्टेट को लेके यहाँ पे, तो 3 नदियों का जो ऊपर की 3 नदी हैं झेलम चिनाव राबी, तो इनका 80% वाटर किसको जाएगा, पाकिस्तान को जाएगा, 20% इंडिया में रहेगा। और ब्यास और जो सतलज है यहाँ और राबी इन्हीं का मिला के, तो 80% नीचे वालियों का इंडिया में रहेगा, 20% पाकिस्तान में जाएगा। इनका समझौता है। फिर यहाँ पे हमारा थार रेगिस्तान आ जाता। फिर यहाँ पे यमुना नदी है, चंबल, तो ये चंबल यमुना की सहायक नदी हो गई। और यहाँ पे जाके प्रयागराज में यहाँ पे गंगा से मिल जाती। दोनों कहाँ से निकली हैं, उत्तराखंड से। तो ये यूके आपका, देखो जितनी है नॉलेज वो आपको बताते जा रहे हैं बाई मैप थ्रू। तो उत्तराखंड से निकलती हैं और यहाँ पे यमुना इसकी सहायक हो जाती है, यमुना की सहायक चंबल हो जाती है, मिल जाती है। फिर आगे जाके यहाँ पे सोन नदी मिलती है, हाँ इसी में गंगा में। फिर ये आपके मध्य में क्या है, बिंद पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी। तो ये क्वेश्चन एक उसमें पूछा गया था, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, तो नर्मदा नदी यहाँ से आपकी निकल रही है ना। और ये यहाँ पे इस साइड में आ जाती है, सतपुड़ा ताप्ती नदी होती है। यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखो चीन से होती है, तिब्बत से निकल के आती है। गारो, ये पहाड़ियाँ अभी गारो का नाम आया था, गारो पहाड़ी है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है, पश्चिम बांग्लादेश में। ओके, फिर यहाँ पे महानदी उड़ीसा से होती हुई निकलती है, गोदावरी ये है आपकी। चलिए थोड़ा सा ऊपर देखते हैं।
गोदावरी के जस्ट नीचे आपका दक्कन आएगा। सीक्वेंस से पूछ दिया जाता है कौन सा पहाड़ी पहले है, फिर कौन सी नदी है, या नदियों का सीक्वेंस। फिर उसके बाद कृष्णा नदी के नीचे आपका तुंगभद्रा आ जाएगा। तुंगभद्रा नदी के नीचे पेन्नार नदी है ना। फिर पूर्वी घाट इधर, और इस साइड आपका पश्चिमी घाट। सिंपल सी जानते हुए ये आपका पूर्वी घाट हो, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट हो गया, कावेरी नदी, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये सब आपके हो गए। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होंगी। कोशिश है मेरी, मैं बेटर ही बताऊंगा। कुछ कमी रहेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो पेनिसुलर यहीं से कहा जाता है इंडिया का। इसको 2 पार्ट में जो कर्क रेखा निकलती है 2 पार्टों में बांट देता है। और 3 यहाँ पे 3 साइड से किससे, देखो पूरा बताना ही जरूर ना, तीनों साइड से किससे, वाटर से घिरा हुआ, तो इसको पेनिसुलर कहते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हो गया, ठीक है। दो अभी जस्ट मैंने बता दी, सहायक नदियां भी बता दी, सिंधु नदी बता दी, उसी से रिलेटेड था। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ओके, तो समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर कर लिए। सहायक नदी कैसे कहते हैं हम, द प्लेस वेयर रिवर्स फर्स्ट ग्रो आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ओके, मोस्टली हम कह सकते हैं द ट्रेस द रिवर। अगर यहाँ पे सहायक नदी की बात करेंगे तो वो आपकी कैसे हो सकती हैं, जो एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, उसी को सहायक नदी कहते हैं। लगभग आपके 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। मोस्टली आप कभी भी बात करेंगे तो जितने भी नगर होंगे वो आपको पुरानी नदियों के किनारे मिले, क्योंकि वाटर बॉडीज थी वहाँ पे, वाटर पानी के संसाधन थे। पानी के संसाधन तो कृषि कर सकते थे, पशुपालन भी पाल सकते थे, वो अधिकतर नदियों के किनारे बसे थे। फले फूले गांव और इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कब लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये समुद्र किनारे या नदियों के किनारे इनका हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो अभी जस्ट मैंने बता दिया आपको, द ट्रेस द रिवर्स इंडस इन द, अब हमें यहाँ पे कौन सा करना था, तो ये हो गया था। हाँ, लोकेट द गंगा एंड इट्स द ट्रिब्यूटरी एंड कॉल द सन। तो सन का सोन नदी का सन वही वो इंग्लिश में हो जाता। तो हमें सोन नदी के बारे में देखना था। तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि सोन नदी कहाँ पे थी, फिर से दिखा देगा, चलिए देख लीजिए। तो ये आपकी सोन नदी थी और यहाँ पे ये भी आके गंगा में मिल रही थी, ठीक है, बिहार में जाके मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। हो गया, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार। तो जस्ट अभी बताया मगध था उस टाइम पे, बिहार हो गया, नाम से जाना जाता था। तो जितना भी गंगा के जो सोन नदी के आसपास का है उसकी सहायक नदी। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया तथा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना भी की। सिंपल, शक्तिशाली तो होंगे और अपना साम्राज्य बढ़ाया और फिर वहाँ पे और भी राज्यों में ऐसी शक्तियाँ स्थापित की। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, क्या अब जैसे आपके हिमालय वैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। हाँ, उस समय के लोग ऐसे ही थे, कुछ भी पहाड़ या कुछ भी सबको यात्रा कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे एक स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने स्थान जो साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो मूल्यवान वस्तुएं तो ले जाएंगे, व्यापार के लिए भी हो जाता है। धार्मिक गुरु भी लोग उससे जुड़े रहते थे। तो ये आपका धार्मिक गुरु के जो धार्मिक लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, मतलब अपना सांस्कृतिक या धार्मिक प्रचार प्रसार भी करते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जो उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, मतलब नई नई जगहों को खोजना ना। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर, मतलब सिंपल सा, जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे लोगों के विचार आदान प्रदान होंगे, चीज़ों को जानेंगे क्या था क्या नहीं था, है ना। चलिए देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो वाई डू पीपल्स ट्रेवल्स से नाउडेज, इन दोनों लोग क्यों यात्रा कर रहे हैं देखते हैं। अभी जाते हैं ना ट्रैवलिंग में, वही घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हूँ, तो वही है। एक बार फिर से मानचित्र में हमको देखें कि पहाड़ियाँ और पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हाँ देखा है, क्योंकि अगर हम जब नॉर्मल सा आपका मैप बनाएंगे, एक मिनट,
तो जब मैप बनाते हैं तो इसमें क्या है, आपको पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं ना, पर्वत भी दिख रहे हैं, बहुत सारे विंध्य पर्वत था और भी पर्वत देखे, समुद्र भी दिखा, हमें यहाँ यहाँ समुद्र दिख रहे थे। तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी यहाँ जैसे आपकी गारो खासो जयंतियाँ करती हैं पूर्वांचल पूर्वोत्तर भारत में। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, सिंपल सा जिन्हें चाहा वो तो भाई कर ही सकेंगे। आप दूर से सोच लो इतने बड़ी पहाड़ी कहाँ से पार करेंगे, तो नहीं कर पाओगे। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना हर किसी की बस की बात नहीं है ना, तो जो चाहे लेकर हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप डेली रीडिंग अपनी स्टडी स्टार्टिंग में 6 आवर्स भी दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे तो हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊंचाइयों को भी छू सके तथा गहरे समुद्र को भी पार करके उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए लोगों, है ना। तो सिंपल से लोग इधर आए भी और यहाँ पे भारत में बस गए, तो मोस्टली सब भारत में बाहर से ही आए। कुछ लाइनें लिखी थी, ये भी पढ़ते चलते हैं, ये जरूरी है। मानचित्र लिखा है, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और पाकिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया मतलब इसको प्राय उपमहाद्वीप कहते हैं, और मोस्टली प्राय उपमहाद्वीप तो हम भारत को भी कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक, आवागमन मतलब जो लोग आ रहे हैं इधर से उधर बस रहे हैं, इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहते हैं ना, तो शेयर करते थे अपनी थिंकिंग क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम देखने हमें, कहाँ पे किसका नाम कैसे था, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो बेसिक है हम, और एनसीईआरटी यही क्वेश्चन, आपका यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे एनसीईआरटी से। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, क्या नाम यूज करते हैं? मोस्टली अभी हमारा इंडिया और भारत दो नाम चल रहे हैं। इंडिया शब्द ये इंडस से निकला है, तो ये देखो क्वेश्चन में लेना सीधे सीधे किससे निकला है? टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज ऑफ अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड्स इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। तो कहाँ से आया? ये इंडस से निकला है। ओके, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अगर हम इसी को संस्कृत में कहेंगे तो संस्कृत में इसको हम सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंडस ये इंग्लिश में हो गया और सिंधु इसको हम संस्कृत में कहेंगे। अपने एटलस में हम ईरान और यूनान, अब भैया जब आप पढ़ना तो एटलस साथ में रख लेना, है ना। मेरे पास इतनी इस डिस्प्ले पे हम चीज़ें नहीं दिखा सकते, बट आप एटलस में देखें, ईरान है, यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो ये चीज़ों को समझना, पहले हमें क्या देखना, पहले हमें ये देखना है कि ईरान कहाँ है ना, उत्तर पश्चिम में जाएंगे। फिर वहाँ से देखना है कि ये जो यूनानी यहाँ पे आए, इन्होंने सिंधु को क्या हिंदोस कहा था, फिर इंदोस, और इस नदी के पूर्व में जो भूमि थी, जो भूमि प्रदेश थे, उसी को इन्होंने इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने किया। तो उत्तर पश्चिम में मतलब अगर हम जब ये बनाएंगे उत्तर पश्चिम, मतलब यहाँ पे आएंगे आपके, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने भारत नाम इसका यूज किया था। और भारत नाम एक टाइप से ये समूह के लोगों को लिए जाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है कि हाँ, ऋग्वेद में लिखा है कि इसका भारत नाम है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो भारत नाम पहले भी मिलता है और फिर इसको हम एक देश के रूप में जानने लगे। ओके, इसमें लिखा है कि आपके ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले, जो नीचे दी गई है, अभी हम आपको दिखाते हैं, लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो? तो कहाँ से देख सकते हो? पहले तो हमें देखना है अतीत के बारे में हम कैसे जाने, तो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो हम अपने पास्ट के बारे में देखते हैं क्या अतीत की जानकारी हम मोस्टली देयर आर सेवरल वेज ऑफ द फाइंडिंग आउट अबाउट द
पास्ट। तो हम अपने अतीत की जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं ना। वन इज़ द सर्च फॉर एंड आपका रेड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। हम ऐसी एक लाल पत्र का देख सकते हैं, इसमें लिखा कि हमसे एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। तो हम पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी होने के कारण इनको हम पांडुलिपि कही जाती है। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्ड को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द ये लैटिन शब्द है, इसको यूज किया गया। मैनु का जिसका अर्थ होता है यहाँ पे हाथ से लिखना, और जो पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ से, अब ये ध्यान रखना भैया, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से एक भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो देख रहे हो, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजपत्र कहाँ से मिलता था, तो ये भोजपत्र किस पे लिखे जाते थे? तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ऐसे हैं आपके वर्ड। तो इन वर्डों को बस डीपली आपको एकदम स्पीड से नहीं पढ़ना, देखो समझ के चलना है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन किस टाइप के आज का। तो ये आपकी पांडुलिपि है, समझ गए ना? पांडुलिपि क्या? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, जो हाथ से लिखी गई। तो इतनी वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, सिंपल खा लिया होगा। तो जो हमें मिले ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन अवेज बाय इंसेक्ट्स, तो बहुत सारे कीड़ों के द्वारा खा लिया गया होगा। सम वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी कैसी आपकी हो गई होंगी, डिस्ट्रॉय भी हो गई, नष्ट हो चुकी होंगी। ओके, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां हैं जो आपकी आज भी उपलब्ध है। ओके, प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ पे? ऑप्टेन प्रिजर्व्स इन द टेम्पल्स एंड द मोनेस्ट्रीज। तो दीज बुक्स डेल्टाज विद द ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। लगभग हमें ये पांडुलिपियां मंदिरों और व्यवहार से प्राप्त होती है, और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं और मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक, आप जो प्राकृतिक और तमिल में है, तो मोस्टली बहुत सारे आपको में संस्कृत में मिलेंगे और प्राकृतिक तमिल में भी मिलेंगे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते थे उस समय का। अभी बताएंगे प्राकृतिक भाषा क्यों आई थी, क्योंकि जो वेद पुराण थे इसमें उसमें इतने अपनी जटिल लैंग्वेज थी, मतलब कि हर कोई संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकता था। फिर भगवान बुद्ध आते हैं, जैन धर्म आता है, ये लोग प्राकृतिक पाली को बढ़ावा देते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे, है ना, क्योंकि लोगों को जिसमें आसान हो रहा था समझना उसी को तो फॉलो करेंगे। तो लोग करते थे, क्या करते थे? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत, तो अभिलेख समझ लीजिए क्या होता है अभिलेख, तो ये पत्थर पे या अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। सिंपल सा, जैसे नहीं अभी भी कोई उद्घाटन करते, नए नए नेता कुछ आए, रोड डलवाया उन्होंने आरसीसी आपके मोहल्ले में, लगा देंगे ये फलाने विधायक या सांसद के द्वारा। तो ऐसे वहाँ पे भी आपके पत्थरों पे या कोई कठोर चीज़ों पे उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, है ना। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। हाँ, होता ना, उसी में विधायक के नीचे जो उसका वहाँ का प्रधान होगा या पार्षद होगा, जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें, तो स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। हाँ, तो ये भी था। तो इसमें एक साइड से लिखा कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान, तो ध्यान देना, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी लिखा है। इसमें मोस्टली गर्ल्स की लैंग्वेज यूज की जाती है। एनसीईआरटीओ में आप देखेंगे कहीं भी ऐसे वर्ड मिलेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो लिखने को लिपि कहते हैं ना। तो ये जो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जब हम कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरोमेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों का भाषाओं में है। तो ये जो लिखी है ना, ये आपके यूनानी और आरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों का भाषाओं में।
तो समझना, देखो एनसीईआरटी ऐसे समझी आएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सुनते रहना। एक बार सुनोगे फिर कहीं कोचिंग जाओगे, कहीं ना कहीं चीज़ें या अपने से पढ़ रहे हो तो काम आएगा, समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके ना। कुछ काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुनते रहिए। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? तो बताना क्या लाभ हो सकते थे, है ना। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस? तो कठोर जो चीज़ों पे लिखाने के क्या इसमें हमें एडवांटेज है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और इसके हमें नुकसान भी बताने, मतलब कठिनाइयाँ भी बतानी क्या। तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई होंगी। बिल्कुल ऐसा तो हो ही सकता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो जो सारी चीज़ों को जो ये अध्ययन करेगा, मतलब रीडिंग करेगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? द स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड पुरातात्विक, है ना। आर्कोलॉजिस्ट इंग्लिश में इसको वर्ड यूज करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? और पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों पर जो चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं लोग, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। मतलब जो पुराने अवशेषण होते हैं उनको वो छानबीन करते रहते हैं, कुछ भी मिले। पत्थर की पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। थोड़ा देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है क्या मिले हैं, क्या क्या उपकरण है। उपकरण को देखते चलिए। ये आपका एक पॉट्स फ्रॉम एंड ओल्ड किटी का है, एक प्राचीन नगर प्राप्त होता। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। जो आपको मटका दिख रहा है अभी सुराही है, तो अभी प्रेजेंट टाइम के हम मॉडर्न में बात करेंगे इसको सुराही, ये पानी ठंडे के लिए यूज करते हैं। तो 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का जिसको हम, ये आपका है, ये सिक्के हैं, सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और हमारे द्वारा आज जो प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे है तो भिन्न है, क्योंकि ये आपका कोई शेप नहीं है, इसका आकार नहीं है। आहत सिक्के हम इसको बोल सकते हैं, पंचमार सिक्के, है ना। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दिख रहा ना उसका। और देख लेते हैं क्या। हाँ, एक साइड में और ये पुराना अभिलेख ठीक हो गया था, नहीं छोड़ना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की देखो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचते हो ना कि ये स्किप कर दें, कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे पुरातात्विक जानवरों और चिड़ियाओं के बारे में देखना है। तो हमें हिस्टोरियंस दैट इज़ द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट हो गया था। हाँ, क्या देखना। तो क्या पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाँ तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह मानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। सिंपल सा जो हड्डियाँ मिलेंगी उससे पता लगे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। देखो वैसे तो नहीं बचे रहेंगे, लेकिन जल गए हैं फिर वो बचे रहते हैं, तो उनको भी ढूंढते हैं, है ना जी। तो फिर हमें नेक्स्ट देखना है कि जो आपका जो पांडुलिपियों, अभिलेखों, मतलब हेडिंग डली है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। डू यू थिंक क्लॉथ, क्या हम कपड़ों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, ये देखना है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक बार बार आपको शब्द मिलेगा स्रोत। तो स्रोत हम उससे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार ये शब्द यूज करते हैं, वो है स्रोत। जो भी साक्ष्य मिल रहा है, इतिहासकार इन्हें जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जो भी स्रोत मिल रहा है तो उससे थोड़ा लिंक करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा जो पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते। देखो जासूसी वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अतीत के बारे में जान रहे हैं, है ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं पहले कैसे थे लोग, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। तो ये चीज़ अतीत एक या अनेक, तो हमें देखना जो वन पास्ट और मैनी, एक था या अनेक था। तो डिड यू नोटिस द टाइटल्स ऑफ दिस बुक। अब ये बुक आपने एक नोटिस किया कि इस बुक का जो नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्या नाम रखा गया था, अवर पास्ट, है ना। तो जो हमारे अतीत हैं अभी, इस वजह से क्या, क्यों इस वजह इसका नाम रखेगा हमारे अतीत। तो हमें इसको नोटिस भी करना है क्यों हुआ था।
तो यहाँ अतीत का शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, है ना, सबके लिए अलग अलग। डिफरेंट पीपल्स टू डिफरेंट थिंग्स रहेंगी, सबके अलग रहेंगे, है ना। तो हमें अटेंडेंस से यहाँ पे ध्यान देना है। द पास्ट वाज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ द हार्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड द क्यूज। सिंपल सा है, अंडरस्टूड है कि भाई वो किसान थे, लेबर थे, वो काम कर रहे, वो ग्रुप में लोग अलग रहते थे, राजा रानियाँ अलग रहते थे, है ना। तो आपका इसमें ठीक है, जैसे लिखा है ना, उदाहरण के लिए जो पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान और द्वीप के जो अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये आप आज की बात कर रहे हैं, अधिकांश लोग आज भी ऐसा करते हैं। इसके विपरीत शहरों की अगर हम बात करेंगे, जब हम अपने मॉडर्न सिटी में आएंगे, शहरों में देखते हैं, तो शहरों में क्या होता है कि भाई शहरों में रहने के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं और तरह के भेद अतीत में विद्वान होते हैं, अलग अलग तरीके के वो यूजेस करते हैं खाने, जिसको जो खाना है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यह है भी कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, है ना, क्या कहाँ पे जीत के आए, तो जो अभिलेख मिलते वो यही तो है। और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी या मछुआरे, क्योंकि वो लोग भाई कैपेबल थे ये सारी चीज़ें कराने के लिए, अपने अभिलेख लिखाने के लिए, राजा रानी। अब कोई शिकारी या मछुआरे या संग्रह, ये कृषक या पशुपालक, आम आदमी तो प्राय ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते, तो भाई इतना नहीं था उनके पास रखना। जैसे जो आज की भी डेट, आज की प्रेजेंट के टाइम में कि आप अपने बारे में कौन लिखता है, लेकिन क्या है, जो सांसद विधायक के नेताजी हैं वो अपना तो पत्थर लगा देते ना, हाँ बस जब तक लगा रहेगा उनका। अब वो भी नहीं कि जैसे नेता दूसरा आएगा तो वो हटवा पाता है, हम लोग थोड़ी हटा पाए। तो आम आदमी तो नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो रिसर्च चलती रहती है हमेशा, इतिहास कभी ख़त्म नहीं हुआ और जानना उसके लिए रहता है। तिथियों का मतलब क्या होता था ये देखना। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो क्या तिथि के बारे में बताओगे, तो व्हाट डू डेट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि हम 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे, है ना। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, देखो बस यही जानना है आपको। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वर्ष की जो गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक आपका ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, मतलब अगर हम जब से चल रहे हैं, अगर 2024 में इस टाइम पे 2024 में चल रहे हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसवी पूर्व कहते हैं। अब इसके जस्ट पहले जिसमें ईसवी पूर्व लगा देते हैं तो वो ईसा के पहले, मतलब ईसवा पूर्व, ओके, बिफोर क्राइस्ट रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में लगभग हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली आपका 2000 माना जाएगा, और वो हम जब आगे की बात करेंगे तो 2000 से ऐड कर लेंगे, और ईसवी पूर्व की बात करेंगे तो आपके पीछे जाएंगे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। बहुत सारे फैक्ट मिले हुए हैं, ऐसा नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ यहाँ पे आपके दिए गए हैं, आपके लेटर्स विथ डेट्स के थ्रू इतिहास और तिथियाँ दी गई हैं। तो क्या है इसमें, क्या जैसे BC लिखा है ना, नहीं, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, हमें जस्ट बताया। अंग्रेजी में जब हम BC बोलते तो हिंदी में ईसवी पूर्व बोलते हैं, ओके। देखो बहुत अच्छी, ये डीप ऐसा नहीं है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक क्लास 6 के स्टैंडर्ड पे ये चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो NCERT आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो अंग्रेजी में हम BC, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। कितने अच्छे से लिखा है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, कुछ तो समझ लो होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD का यूज करते हो, इसमें AD हिंदी में लिखा पाती हैं। तो यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। तो ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष की बात करता है, ठीक है। कौन से, एनो डोमिनो।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी एडी की जगह हम सीई देख लेते हैं। बहुत सारे वर्ड आपके मिलेंगे, एडी मिलेगा, सी मिलेगा, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, उसको हम सी बोलते हैं कॉमन एरा, बीसी का बिफोर कॉमन एरा बोल सकते हैं के लिए होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्यतः होता होगा। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, तो जिसको हम 2 वर्ष से बोलते हैं। और कभी कभी अंग्रेजी के जो बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है ना, कौन सा बीपी जो अक्षरों का होता है उसका बिफोर प्रेजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है कि बिफोर प्रेजेंट और वर्तमान से पहले। और पृष्ठ यहाँ पे लिखा है कि आप 30 नंबर पे हाँ, पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इसके बारे में लिखा है। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ये क्वेश्चन टाइप का बना रहा है आपका। चलिए देखते हैं आगे क्या है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो ये कल्पना करो तुम्हें एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। बताइए भैया, अगर कोई पुरातात्विक आपको मिल गया तो आप उससे क्या पूछना चाहेंगे। जैसे लिखा, उपयोगी शब्द है यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। यात्रा, पांडुलिपि, यात्रा वर्ड आया जो उपयोगी शब्द आया था, पांडुलिपि आया था, अभिलेख आया था, पुरातात्विक आया था, इतिहासकार, स्रोत आया, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये सारी आयो याद करें, कुछ चीज़ें याद करना। जिसमें लिखा है निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी, तो नर्मदा वैली किससे मैच करोगे भैया, ये भी आपने जस्ट पढ़ा था, द फर्स्ट बिग किंगडम था आपका। तो ये प्रारंभिक आपका एक बड़ा वो था, है ना, द फर्स्ट किंगडम। तो पहला आपका वो पहला बड़ा राज था, तो पहला ही से मैच हो गया, तो कोई नहीं। मगध की बात करेंगे तो मगध क्या था, हंटिंग एंड द गैदरिंग करते थे यहाँ पे लोग, शिकार, वो बिहार वाला ही। आखिर तथा संग्रहण इसी को बोलेंगे ना। अब देखो थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में ही हो जाता है। इसको आखेट तथा संग्रहण मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, पहला बड़ा राज्य मतलब द फर्स्ट किंगडम हो गया। गारो पहाड़ियों की बात करें तो ये गारो पहाड़ियाँ कहाँ थी, तो आपके सिटीज़ अबाउट 25, यही इसके सामने ही लिखा है लगभग। ये क्या था, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर की बात की गई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ तो अर्ली एग्रीकल्चर थी, तो मतलब अर्ली एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे आपका सीधा तो आरंभिक जो कृषि का क्षेत्र वो। गंगा घाटी की बात करेंगे तो प्रथम नगर थे आपके, द फर्स्ट सिटीज थी, तो गंगा रिवर्स थी। एक मिनट, नहीं ये गलत हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग करना था, सॉरी। नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो नर्मदा घाटी आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग हो जाएगी, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा। यहाँ पे नर्मदा घाटी में तो शिकार किए जाते थे और गैदरिंग की जाती थी, थोड़ा कंफ्यूज था। मगध एक बड़ा आपका साम्राज्य था, द फर्स्ट किंगडम, ठीक है, मगध था। गारो हिल्स की बात करेंगे तो अर्ली एग्रीकल्चर्स के यहाँ पे मिलते हैं, तो जो आरंभिक कृषि के साथ मिलते हैं आपके गारो कृषि, ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ की बात करेंगे तो सिंधु और सहायक नदियों की आपके हो जाएगी यहाँ पे द फर्स्ट सिटीज़ के बारे में, क्योंकि सिंधु और सहायक नदियों से तो हमें प्रथम नगर के साक्ष्य मिले थे कि नहीं, हाँ वही सिंधु घाटी का शब्द था। गंगा वैली की बात करोगे तो ये आपको 2500 वर्ष पूर्व लगभग, अब यहाँ के जो पूर्व के नगर मिलते थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो ये मैच होगा आपका, सॉरी मैच द फॉलोइंग था, गलत हो रहा था, ध्यान नहीं दे पाए। चलिए तो यहाँ पे पांडुलिपि तथा एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन देखो आप लोगों को राइटिंग करनी है, मैं थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ, तो हमें अंतर बताना है ना। लाइन्स वन द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस, तो दोनों के बीच में आपको अंतर बताना। पहले क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, पांडुलिपि। तो पहले
इसके हेडिंग डाल के पांडुलिपि के बारे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो पुरानी किताब है जो हाथों से लिखी गई थी उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दे आर यूजली, और वो आज की डेट में मतलब यूजली भी थी। तो रिटन ऑन पाम्स लीफ ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नाउन एज वृक्ष बिच। तो किससे लिखे जाते हैं? मोस्टली ये पाम लीफ से लिखे जाते थे, और एक बार्क मतलब देखा था भोज पत्र था हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता, तो उसी से लिखे जाते थे। हाँ, उसी के ऊपर। ग्रो इन द हिमालयस, कहाँ पे वो उगता था? हिमालयस में। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है क्या था। फिर नेक्स्ट हमें लिखना है पांडुलिपि हो गया। फिर अभिलेख के बारे में इंस्क्रिप्शन देखेंगे। तो इंस्क्रिप्शन क्या था? तो इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। किसी हार्ड सरफेस पे लिखा जाना, वो जो सो अभिलेख कहते थे ना, वही आपका स्टोन हो सकता है, वो पत्थरों पे लिख दिया, कोई हार्ड मेटल हो गया, उन सब पे लिखा जाना आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते चलिए भाई, आप लोगों को लिखना है, मैं तो बस समझाते दे रहा हूँ, जरूरी है। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, उसके क्या उत्तर हो सकते हैं वो बताने थे। तो रसीदा क्वेश्चन बाजा, हाउ कुड एनी वन नाउ वाट हैड हैपेंड टू सो मैनी ईयर अगो। उसने क्या सोचा था, क्या चीज़ें होती। देर आर वेरियस वेज वी विच द पीपल्स कैन नाउ अबाउट द पास्ट। लोग कैसे पास्ट के बारे में जा सकते थे, वो सारे पॉइंट में आपको आंसर देना था। तो एक पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म्स ऑफ फूड वेपन्स पोर्टली जेवलरी। तो जो पहले के लोग थे वो लेफ्ट द अर्ली मैन इन द फॉर्म्स ऑफ द टूल्स। जो उनके जो साच मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पोर्ट्री मिली है, जेवलरी मिली है, इन सब से लिख सकते हैं। आफ्टर मैन की बात करेंगे, हैड लर्न द आर्ट ऑफ द राइटिंग। तो उनके कुछ लिखे साच मिल गए। ही रोट ऑन लीव्स बार्क ऑफ द ट्रीज, पता था कि बार्क के ट्रीज से जो लिखते थे। एंड इवन ऑन हार्ड मटेरियल्स, मतलब जैसे सिंपल से अगर जो लिखे साक्ष्य मिले हम उनसे पता कर सकते हैं। जहाँ लिखे साक्ष्य नहीं मिले हैं तो हम अर्लियर को कैसे, हमने देखा लेफ्ट जो पीपल्स थे उनको जो वेपन्स मिले, पोट्री मिले, कुछ भी हो सकता, और यहाँ पे लिखे हुए साक्ष्य मिलने लगे। वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ दीज पीपल्स इन मेज केसेस। बहुत सारे केसेस में हमने उनके साक्ष्यों को पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, पुरातात्विविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती थी वो बताना है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। कैसे वो पत्थरों से बनी थी तो वो बताना। तो यहाँ हो जाएगा कि आपके द आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक्स। सिंपल से आर्कोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी थी स्टोन से बनी थी, है ना, ब्रिक्स ईंटों से बनी थी। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, क्या पेंटिंग थी उसमें, आकृतियाँ कितनी क्या था नहीं था। दे आल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। तो उन्होंने डिग के टूल्स भी फाइंड, गड्ढे की जो साँचे मिले थे वो देखे, वेपन्स देखे, पॉट्स देखे, स्पेंस देखे, आर्मामेंट्स एंड कॉइन भी इनको मिले, तो उनसे भी अपना वो आइडिया लगा सकते हैं। टोल्ड एंड वेपन्स कुड बी हैव बीन मेड ऑफ स्टोन। बिल्डिंग वर आल्सो मेड ऑफ स्टोन। मोस्टली बिल्डिंग्स वो कैसी थी, तो वो आपकी स्टोन की बनी थी, और टूल्स वो आपके किससे बने थे, वो भी स्टोन्स के थे। मतलब टूल का मतलब यहाँ पे पत्थरों के वो हथियार बनाना जिससे शिकार करें। ओके, और देखते हैं क्या इसमें। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन और, इनको भी देख लेते 2-3। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। सिंपल, हम लोगों ने रीड किया था, देखा था कि राजा रानियां तो अपने साक्ष्य लिखवा देते थे, अभिलेख लिखवा देते, पत्थरों पे लिखवा देते। बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे विधायक सांसद आए ना, कोई नाली बनवाई आपके यहाँ, एक रोड बनवाया, तो उन्होंने अपना साक्ष्य वो लगा दिया एक कि हाँ इनके द्वारा ये बनवाएगा। बट कोई साधारण जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम लिखा गया नहीं, वो आम आदमी। ऐसे ही यहाँ पे था कि वाई डू यू थिंक्स ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। क्यों नहीं करते थे? द ऑर्डरली मैन डिड नॉट कीप रिवार्ड्स ऑफ दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट नाउ हाउ टू रीड एंड राइट। उन्हें पता ही नहीं था कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। देयर वाज ए स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल्स कॉल्ड स्क्राइब्स हु रिकॉर्डेड ऑल द इवेंट्स। तो जो स्पेशलाइज्ड पीपल थे, किंग थे, क्यून थे, वो सारे लोग इस हमने रिकॉर्ड रखे थे और कोई नहीं रख पाता था। सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं है ना। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। किसानों के जीवन और राजा के बारे में आज की डेट में आप देख सकते हैं, अमीरी और गरीबी के बीच में डिफरेंट देखना है तो डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज इन विच, 2 लाइनें कम से कम आपको बतानी है। यू थिंक द लिव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। कैसे डिफरेंट थे?
पहले हम किंग के बारे में देख लेते हैं। किंग मतलब भैया राजा, तो राजा राजा होता। द किंग ऑफ लेड लग्जरियस लाइफ, मतलब अपने एकदम से लग्जरियस लाइफ जीता, सिंपल सा बहुत अच्छी लाइफ जीता है, आप समझ सकते हैं। ही मेड मतलब उसके पास सारी फैसिलिटीज़ रहती। ही मेड ऑफ ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। वो हमेशा क्या दिखता है, जैसे मोदी जी हैं, सीएम जी हैं, कोई भी है, वो क्या करेंगे, अच्छे सोसाइटी के लिए डिसीजन लेंगे, क्या करना है, रूल्स बनाएंगे और वेलफेयर चलाएंगे, मतलब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ें होंगे ऐसे वेलफेयर योजनाएं चलाएंगे, प्लान बनाएंगे। दे लेड द आर्मीज इन वार, और युद्ध के लिए अपनी सेना का भी तैयार करते हैं। तो ये आपके किंग के काम हो जाएंगे। फार्मर मोस्टली क्या करेंगे, आज की डेट के भी फार्मर हैं, फार्मर दे वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल। लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क करके क्रॉप्स का ग्रो कर रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं। दे लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ, और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को देख रहे हैं कैसे क्या। दे कुड वाइडली फुलफिल देयर नीड्स। अब वो वाइडली मतलब मोस्टली जॉब को ही कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको नीड है वो खाने के लिए जो भोजन की ज़रूरत है, जिससे खाना बनता, वो सबको उगाते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 था और पसंद आया होगा, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा रैंकर। अच्छा, ये तिथियां दी गई हैं, लिखा है कृषि का आरंभ जो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम, ये हो गया सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष हुए थे, रिमांडेड हैं चीज़ें। गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व से। इसको हम देखते हैं, ये 4 फैक्ट थे, चारों आपको बीच में आए थे रीडिंग में। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मैं एनसीईआरटी का ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक एक चैप्टर करके डेली 1 या 2 चैप्टर जितने भी हो जाएंगे कराएंगे। ये आज की क्लास एनसीईआरटी 6 चैप्टर 1 था क्लास 6 का, और आप लोगों को पसंद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक